जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। करंट अफेयर की इस कंप्लीट कवरेज वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर की इस क्लास में दोस्तों हम टॉपिक का करंट टू कोर कंप्लीट डिस्कशन करते हैं, जिससे कि आप उस टॉपिक के मास्टर हो जाते हैं और जब भी यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है तो उसकी छूटने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। आज के इस लेक्चर में भी हम ऐसा ही करंट टू कोर डिस्कशन करने वाले हैं। लेक्चर शुरू करते से पहले सबसे पहले हम देखेंगे उन मुद्दों को जो हाल ही में चर्चा में रहे, जिनको आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं और जिनकी एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। क्लियर? तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। पहला टॉपिक देखते हैं। आपका पहला टॉपिक है सोन नदी और राष्ट्रीय हरित अधिकरण। दोस्तों, सोन नदी में जो खनन की गतिविधियां हो रही थी, उन खनन की गतिविधियों को लेकर एनजीटी ने हाल ही में एक आदेश पारित किया, जिसके बाद सोन नदी के तल की खनन की गतिविधियों को रोक दिया गया है। इस वजह से एनजीटी अर्थात हरित अधिकरण भी चर्चा में रहा है और सोन नदी भी चर्चा में रही है। तो एग्जाम में आपको या तो सोन नदी से प्रश्न देखने को मिलेगा या प्रश्न देखने को मिलेगा कि एनजीटी क्या है और कब बनाया गया, इसकी व्यवस्था क्या है, इसकी संरचना क्या है। दोनों में से किसी से भी आपको एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फिर हम देखेंगे इसके बाद एक्सोलॉटल और अंग पुनर्योजन की। हाल ही में द हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपता है जिसमें इसके बारे में बात की जाती है। एक्सोलॉटल जो है वो छिपकली प्रजाति का एक जीव है जो प्रायः समुद्र में पाया जाता है, जलचर है। अब इसके अंतर्गत अंग पुनर्योजन की एक विशेष कहीं ना कहीं स्थिति देखने को मिलती है। यह जीव अपने अंग को पुनर्योजन कर लेता है, इसलिए यह जीव भी चर्चा में है और अंग पुनर्योजन की व्यवस्था भी चर्चा में है। तो कहीं ना कहीं इस पर हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे चांगथी परियोजना की। चांगथी परियोजना का संबंध केरल से है और केरल में जो प्रवासी मजदूर होते हैं उनके लिए यह परियोजना शुरू की गई है। तो इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे और जब ये इंपॉर्टेंट बड़े बड़े मुद्दे डिस्कशन कर लेंगे डिटेल में, फिर हम लोग बात करेंगे प्रमुख तथ्यों की। प्रमुख तथ्यों के अंतर्गत दोस्तों हम ऐसे मुद्दों को डिस्कशन करते हैं जो डायरेक्ट फैक्चुअल चीजें देखी जाती हैं, जिसमें डायरेक्ट फैक्ट एग्जाम में आने की संभावना रहती है। डिटेल में उसके डिस्कशन की हम लोगों को जरूरत नहीं होती, उसको हम लोग प्रमुख तथ्यों के अंतर्गत डिस्कशन करते हैं ताकि एग्जाम में वहां से क्वेश्चन अगर आता है तो वो भी ना छूटे। तो यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे कि कौन कौन से करंट अफेयर में चर्चा में रहे थे। क्लियर? तो आज के इस लेक्चर में ये कंप्लीट डिस्कशन होगा जिसमें फैक्चुअल चीजों पर भी बात करेंगे और डिटेल में भी बात करेंगे। ठीक है? आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिएगा ताकि जो जो चीजें उनको नोट करते जाएं और आपका एक व्यवस्थित नोट्स तैयार हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। पहला टॉपिक है आपका सोन नदी और हरित अधिकरण। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मतलब होता है इंग्लिश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी। एनजीटी ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में जो सोन नदी है उसके तल में सभी प्रकार की खनन संबंधी गतिविधियों को रोकने का निर्देश दिया है। इस वजह से चर्चा में रहा है। अब यहां समझना है कि एनजीटी क्या है और सोन नदी के बारे में ये कहां से निकलती है, कहां खत्म होती है और कुछ विशेष बिंदु। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की। तो दोस्तों, हमारे देश में अगर हम जुडिशरी की बात करें तो हमें सुप्रीम कोर्ट दिखाई देती है। सुप्रीम कोर्ट के बाद हर राज्य में हाई कोर्ट दिखाई पड़ती है और उसके बाद हमें सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसी व्यवस्था देश में दिखती है और एक समृद्ध न्याय प्रणाली जो है हमारे देश में स्थापित है, जो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत दिखती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की पूरी व्यवस्था मौजूद है आर्टिकल 124 से। तो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, इनकी हमारे संविधान में डिटेल में सिस्टम है। उसके बावजूद हमें कहीं ना कहीं एक और व्यवस्था की जरूरत पड़ी और वो व्यवस्था हमारे यहां पर लाई गई कब? 2010 में। एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अन्य कोर्ट्स के पास बहुत ज्यादा मुद्दे होते हैं, उन पर डिस्कशन करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो पर्यावरण संबंधी जो भी मामले होते हैं वो भी वहीं जाएं। पर्यावरण संबंधी कुछ मामलों में आपको त्वरित न्याय की, त्वरित निर्णय की जरूरत होती है और अगर आप उस व्यवस्था में जाते हैं और अगर मुद्दे में लेट होता है तो कहीं ना कहीं उसकी प्रासंगिकता खोते जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह डिस्कशन किया गया सरकार के द्वारा और न्याय व्यवस्था के तहत कि पर्यावरण संबंधी जो भी मुद्दे आ जाएं, पारिस्थितिकी संबंधी जो भी मुद्दे आ जाएं, उनको एक अलग व्यवस्था के तहत सुने जाना चाहिए ताकि उनका त्वरित निर्णय हो सके, त्वरित न्याय हो सके और व्यवस्थाओं को संपन्न किया जा सके। यही विचार किया गया और 2010 में संसद ने एक अधिनियम पास किया, एक्ट पास किया। यह एक्ट का नाम था राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम। यह अधिनियम 2010 में पास किया गया और इस अधिनियम के तहत ही एक सांविधिक संस्था के तौर पर, किस प्रकार की संस्था के तौर पर? सांविधिक संस्था के तौर पर
हमारे देश में एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना होती है। कब होती है? 18 अक्टूबर 2010 को। तो 18 अक्टूबर 2010 को ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो अस्तित्व में आता है। ग्रीन ट्रिब्यूनल अस्तित्व में आया और इसके साथ ही विश्व के कुछ चुनिंदा देशों में भारत का नाम भी आया। ये जैसे ही आपने अस्तित्व में ले आए तो भारत विश्व के उन 3 राष्ट्रों में फेमस हो गया जहां पर इस प्रकार की व्यवस्था है। 1992 में आपको पृथ्वी सम्मेलन देखने को मिलता है रियो डी जेनेरियो में, और उसके तहत जो इंपॉर्टेंट बातें कही थी, कहीं ना कहीं उसके आलोक में आकर ही भारत सरकार के द्वारा 2010 में अधिनियम पास किया गया और ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना भी की थी। और उसी के तहत ही, इसके तहत ही हम बात करें तो 2 देश और, जिसमें ऑस्ट्रेलिया पहला देश रहा और न्यूजीलैंड दूसरा देश रहा, जिन्होंने अपने यहां पर इस प्रकार की व्यवस्था की थी, और भारत तीसरा देश बना जिसने अपने यहां पर एनजीटी बनाया पर्यावरण संबंधी मामलों पर अलग से सुनवाई और निर्णय के लिए। ठीक है, तो ये व्यवस्था हमारे देश में हमें देखने को मिलती है। भारत तीसरा देश बन गया 2010 में जिसने एनजीटी जैसा सिस्टम हमारे यहां पर लागू किया है। ठीक है, तो भारत की विश्व में स्थिति तीसरी हो गई। अगर इसके मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो याद रखेंगे मुख्यालय इसका कहां है? दिल्ली में है। अब मुख्यालय के अलावा इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी दिखाई पड़ते। कितने? 4 क्षेत्रीय कार्यालय दिखाई पड़ते हैं। एक कार्यालय है दोस्तों भोपाल में, एक कार्यालय है पुणे में, एक कार्यालय है चेन्नई में और एक कार्यालय है कलकत्ता में। तो एनजीटी के हमें 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी दिखते हैं और इसका मुख्यालय कहां है? दिल्ली में है। अगर कोई भी मुद्दा जाएगा एनजीटी में तो वो कौन सा मुद्दा जाएगा? पर्यावरण संबंधी किसी भी मुद्दे को आप एनजीटी में ले जाते हैं। वायु प्रदूषण अधिनियम के तहत, जल प्रदूषण अधिनियम के तहत, ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत, पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम के तहत जो भी मुद्दे बनते हैं, इन सभी प्रदूषण वाले एक्ट के तहत वो सब कहां ले जाते हैं? आप एनजीटी में ले जाते हैं। अब एनजीटी में कोई निर्णय गया तो मैंने क्या कहा कि इससे रिलेटेड सभी मामलों पर त्वरित निर्णय करने के लिए इसको बनाया है। तो त्वरित निर्णय की यहां पर व्यवस्था है। निपटारा जो भी मामले का होगा वो 6 माह में किया जाना अनिवार्य है। जो भी मामला यहां जाएगा उस पर अनिवार्यता होगी कि उसको आप 6 महीने के भीतर निपटारा करेंगे किसी भी हालत में। अगर हम एनजीटी की संरचना की बात करें दोस्तों तो इस संरचना में कम से कम 10 और अधिकतम अगर मैं बात करता हूं तो अधिकतम करीबन 20 आपको पूर्णकालिक सदस्य चाहिए। कितने? कम से कम 10, अधिकतम 20 पूर्णकालिक सदस्यों की व्यवस्था है। और इसमें अध्यक्ष होता है एक। ये जो अध्यक्ष होता है इसकी जो नियुक्ति की जाती है, उस नियुक्ति की अगर हम बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी एनजीटी के, लेकिन इसकी नियुक्ति करने के लिए ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होगा, भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, उनके परामर्श के बाद केंद्र सरकार एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति करती है। याद रखिएगा जनरली ये जो अध्यक्ष होता है, हेड जो होता है, वो भारत का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट का। तो ये व्यवस्था यहां पर सुप्रीम कोर्ट का हो सकता है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ऐसी व्यवस्था यहां पर की गई है। अन्य सदस्यों की नियुक्ति की बात करें तो अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति होती है, अन्य सदस्य की जो नियुक्ति होती है दोस्तों, उसके बारे में याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट एक समिति बनाती है। जो समिति सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी उसके माध्यम से ही किसकी नियुक्ति की जाएगी? अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अगर हम इसके क्षेत्राधिकार की बात करें दोस्तों तो पूरा भारत जो है वो इसके क्षेत्राधिकार में आता है। पूरे भारत के किसी भी मुद्दे को इसमें लाया जा सकता है, पर्यावरण संबंधी मुद्दा होना चाहिए बस। और अगर हम इसके क्षेत्राधिकार की बात करें दोस्तों तो इसको एक प्रकार से हाई कोर्ट तक का दर्जा दिया गया है और इसके निर्णय को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। याद रखिएगा जो भी निर्णय लेता है एनजीटी, उसके निर्णय को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन चैलेंज करने के लिए आपको कितना समय? 90 दिन के भीतर, 90 दिन के भीतर ही आपको एनजीटी के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का मौका मिलेगा। अगर एनजीटी ने कोई निर्णय दिया और 90 डेज से ज्यादा हो गया तो आप उसको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर पाएंगे। ये सिस्टम हमें एनजीटी का दिखाई पड़ता है। एनजीटी जो है वो एक सांविधिक संस्था के तौर पर तो बनाया गया, परंतु इसको जो अधिकार दिए हैं वो बहुत व्यापक अधिकार दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक प्रकार से
बहुत बड़े लेवल पर सराहा है इसके निर्णयों को देखते हुए, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये तो हम लोगों ने बात की किसके बारे में, एनजीटी के बारे में डिटेल में, कि एनजीटी कब बना, कैसे बना, संरचना क्या, कौन नियुक्त करता, कितने समय के लिए, वो देख लेते हैं। एनजीटी में जो भी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है ना दोस्तों, वो 3 वर्ष के लिए की जाती है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। और कहीं ना कहीं एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो भी व्यक्ति सेवानिवृत्त हो जाता है उसको दोबारा से नियुक्त नहीं किया जाता, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 3 वर्ष होगा और एज होती है रिटायरमेंट की 65 ईयर। 65 ईयर के बाद किसी को भी इस पद पे नहीं बिठाया जाता, ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला मुद्दा देखते हैं। अगला है सोन नदी। दोस्तों सोन नदी की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक जो है इस श्रेणी से ये निकलती है और निकलने के बाद इसका प्रवाह उत्तर की ओर होता है। उत्तर की ओर होता है, लगभग 780 किलोमीटर प्रवाह करती है सोन नदी। मध्य प्रदेश में अगर इसका प्रवाह देखें तो लगभग 509 किलोमीटर के आसपास सोन नदी मध्य प्रदेश में प्रवाह करती है। और सोन नदी की दोस्तों बात करें तो ये गंगा में मिलती है। कहां मिलती है? गंगा में मिलती है। अगर इसका अंतिम बिंदु मान लिया जाए तो वो गंगा में है। गंगा में कहा? पटना। पटना के पास में बिहार में ये गंगा में मिल जाती है। इसका मतलब सोचिए, मध्य प्रदेश से निकलती और गंगा में मिलने के लिए आपको बिहार तक जाना है। ठीक है, तो ये एमपी में प्लस यूपी में प्लस छत्तीसगढ़ में और प्लस बिहार में, चारों राज्यों में इसका प्रवाह है। छत्तीसगढ़ में लगभग 50 किलोमीटर के आसपास सोन नदी का प्रवाह देखने को मिलता है, याद रखना है। सोन नदी मध्य प्रदेश की बहुत इंपॉर्टेंट नदी है और दक्षिण भारत के किसी हिस्से से उत्तर में जाकर गंगा में मिलने वाली नदी में ये सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। सबसे लंबी नदी है जो नदी दक्षिण भारत से उत्तर जाती है और उत्तर जाकर या मध्य भारत से उत्तर की तरफ जाती है और गंगा में मिलती है। ऐसे में ये सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ठीक, इसके अलावा यमुना भी है जो गंगा के दाहिने तरफ से मिलती है, तो डेफिनेटली वो एक लंबी नदी है, लेकिन यमुना जो है वो उधर से निकलती है हिमालयन क्षेत्र से। ये जो नदी है ये मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर की ओर बहती है, 780 किलोमीटर के बाद गंगा में मिलती है पटना में, याद रखना है, पटना के पास में। अगर हम बात करें सोन नदी पर प्रमुख बांध की दोस्तों, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में बाण सागर बांध बनाया गया है। ये बाण सागर बांध जो है ये एमपी यूपी प्लस बिहार की संयुक्त परियोजना दिखती है। बाण सागर का जो बांध है वो शहडोल में बनाया है। शहडोल में कहा? तो देवनोद जो शहडोल का क्षेत्र है, यहां पर बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश में सोन नदी पर बनाई गई है। उत्तर प्रदेश में जो पीपरी है इसके पास में रिहंद नदी पर रिहंद बांध बनाया गया जो इससे संबंधित है। अगर बात करें बिहार में तो बिहार में इंद्रपुरी बैराज देखने को मिलता है। सिंचाई के लिए सोन नदी के जल को नहर के माध्यम से ये स्थापित की गई है। बिहार में अगर बात करें 1862 में कोइलवर पुल जो है यह भारत के सबसे पुराने नदी पुल के रूप में कार्य करता है जो आरा को पटना से जोड़ता है और ये भी सोन नदी के ऊपर बना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये सोन नदी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि सोन नदी कहां से निकलती है, लंबाई कितनी है, मध्य प्रदेश में कितनी बहती है, कौन कौन से राज्यों में बहती है और सोन नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो इनके बीच में से ही आता है, तो हमने इस पे कंप्लीट चर्चा की है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है आपका एक्सोलॉटल और अंग पुनर्योजन। एक्सोलॉटल की हम बात करें दोस्तों तो एक सैलामेंडर है। सैलामेंडर का मतलब छिपकली जैसा एक जीव है। ये एक प्रजाति जो है, ये याद रखिएगा कि अगर इसके कोई अंग खराब हो जाए, कोई अंग खो जाए, तो इसको ये पुनः उत्पन्न कर सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है ना। और इसकी इस क्षमता को आप असाधारण क्षमता के तौर पर देखते हैं कि इस प्रकार का कुछ ये दिखता है जीव और हमेशा पानी में ही रहता है। पानी में रहने वाला ये जीव जो है, ये इसके अगर मस्तिष्क जो है ना इसका, अगर उसके मस्तिष्क को आधा भाग अलग कर दिया जाए, आधा मस्तिष्क की अगर इसके शरीर में रहे तो आधा मस्तिष्क ये खुद ब खुद
उत्पन्न कर लेता है, वो दोबारा से प्राप्त कर लेता है, बना लेता है। इस प्रकार की विशेषता आपको इसके अंदर मिलती है और कहीं ना कहीं शोधकर्ताओं को ये एक बोल सकते हैं कि एक जांच का एक मुद्दा मिलता है। क्लियर? तो इस रहस्य को जानने के लिए प्रेरित कर रहा है कि कैसे कोई जीव अपने अंगों को पुनः प्राप्त कर लेता है। जैसे छिपकली की पूंछ टूट जाती है, अपने आप दूसरी पूंछ आ जाती है, वैसी विशेषता आपको इसमें भी दिखता है, इसलिए इसको क्या बोला गया? सैलामेंडर। ठीक है। अच्छा, इसकी जांच जब की गई तो पता चला कि रहस्यमय जीरो ओवा जो है उसकी जीन को समझने पर केंद्रित है। इसका रहस्य याद रखिएगा, इसके अंदर ओवा की कमी ये जीन है, इसको समझ रहे हैं वैज्ञानिक लोग, याद रखिएगा, इसलिए इस पर शोध किया जा रहा है, जिसके माध्यम से इसमें अंग पुनर्नियोजन की जो प्रक्रिया है वो होती है। तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक लोगों का इस पर पूरा रिसर्च चल रहा है। क्लियर? और द हिंदू में ये छपा भी था और फेमस भी रहा है हाल ही में, इसलिए इसको डिस्कशन किया जा रहा है। क्लियर? चलिए, तो ये एक उभयचर है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन? एक्सोलॉटल। ठीक। और देखिए इसके बारे में, तो इसका परिचय देखेंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये क्या है, एक प्रकार का उभयचर है, एक प्रकार का उभयचर है और इसका जो मैक्सिमम जीवन है वो जल के भीतर ही गुजर जाता है। याद रखिएगा, जल के भीतर ही लंबे समय तक रहने वाला जीव है ये। और अगर इसके वितरण की बात करें दोस्तों, तो मेक्सिको सिटी जो है उत्तरी अमेरिका में, आपको मेक्सिको सिटी जो है वो दिखाई देगा। इसमें जोचिमिल्को झील है। कौन सी? जोचिमिल्को झील है। इस झील में ही आपको ये दिखाई पड़ता है। अगर आपको इसको देखना है तो आपको उत्तरी अमेरिका के जोचिमिल्को झील जाना पड़ेगा, जो मेक्सिको सिटी में है, ध्यान रखिएगा। अब ये जोचिमिल्को झील जो है, इसकी अगर हम बात करें जोचिमिल्को झील की, तो ये जो है ये विश्व धरोहर स्थल है, ये विश्व धरोहर स्थल है। और ये कहीं ना कहीं मेक्सिको सिटी की 18 मिलियन जो जनसंख्या है उसके लिए जल का प्रमुख सोर्स है। याद रखिएगा, प्रमुख जल स्रोत है 18 मिलियन जनसंख्या के लिए जो मेक्सिको की है। कौन सी झील? जोचिमिल्को झील। ये झील जो है दोस्तों, ये कई सारी कृत्रिम, याद रखिएगा, कृत्रिम वितरणिका जो होती हैं, जो कृत्रिम वितरणिका होती हैं, इन वितरणिकाओं के मिलने से बनती है, मतलब धाराओं के मिलने से बनती है। याद रखिएगा, कौन सी झील? जोचिमिल्को झील। ये बहुत इंपॉर्टेंट झील है। ठीक है, तो ये झील बहुत इंपॉर्टेंट झील है जो मेक्सिको सिटी में 18 मिलियन लोगों के लिए जल का स्रोत है और विश्व धरोहर सूची में भी इसको शामिल किया गया इसके महत्व को देखते हुए। तो यहीं पर आपको ये जीव जो है एक्सोलॉटल वो मिलता है। अगर इसकी भोजन की बात करें दोस्तों, तो ये मोलस्कों को खाता है, कीड़ों को खाता है, जो कीट का लार्वा होता है उसको खाता है, और क्रिटेशियन मछलियां, ये इन सबको खाकर अपना काम चलाने वाला जीव है। ध्यान रखिएगा। इसकी विशेषता की बात करें तो अंग पुनर्योजन इसकी प्रमुख विशेषता है। इसके शरीर का कोई भी अंग अगर टूट जाता है, खराब हो जाता है, कट जाता है, अलग हो जाता है, खो जाता है, तो उस परिस्थिति में ये उसको दोबारा से उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। याद रखिएगा, अंग पुनर्योजन का मतलब ही ये होता है कि अपने खोए हुए किसी अंग को या फिर खराब हुए किसी अंग को, क्षतिग्रस्त अंग को दोबारा से प्राप्त कर लिया जाए या बदल दिया जाए। इसे ही आप अंग पुनर्योजन कहते हैं विज्ञान में, जो कि इस जीव की इंपॉर्टेंट विशेषता है और इसी कारण से वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्यमयी व्यवस्था है जिसको वो जानने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। अगर इसके खतरे की बात करें दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट खतरा है इसके ऊपर आवाज का खतरा है। दूसरी बात है कि इस पर रिसर्च को लेकर बार बार इनके क्षेत्र में आप अतिक्रमण करते हैं, इनको छेड़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये खत्म होते जा रहे हैं। इसके अलावा इनके भोजन की कमी, जो विशेष मछलियां ये खाते हैं उनकी भी कमी होती जा रही है, क्योंकि मनुष्य उनको खा ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये खतरे में पड़ गया और इसी खतरे के कारण आज हम बात करें IUCN की सूची में, तो IUCN की जो रेड लिस्ट होती है, उस रेड लिस्ट में आपको 9 श्रेणियां देखने को मिलती हैं। ये जो 9 श्रेणियां हैं IUCN की रेड लिस्ट में, इसमें इसे घोर संकटग्रस्त, अति संकटग्रस्त के तौर पर आप देखते हैं, ये याद रखिएगा। तो ये हम लोगों ने किस पर डिस्कशन किया दोस्तों?
एक्सोलॉटल पे डिस्कशन किया है। IUCN की अगर बात करूं तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये है, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी और स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका मुख्यालय है। वैश्विक स्तर पर जैव विविधता संरक्षण के लिए काम करता है। वो वनस्पति हो या जंतु हो, उनके संरक्षण के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का काम करता IUCN बराबर। तो ये जो हर 4 साल में एक रेड लिस्ट जारी करती है, जिस रेड लिस्ट में संकट के आधार पर जीवों और वनस्पतियों को शामिल किया जाता है और उस हिसाब से उनके संरक्षण का प्रयास किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है चांगथी परियोजना। जो मलयालम परीक्षा है वहां पर प्रवासी श्रमिकों की उत्पत्ति केरल साक्षरता मिशन के तहत चांगथी परियोजना की बोल सकते हैं सफलता पर प्रकाश डालती है। ये रिपोर्ट है, तो इस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं आपको चांगथी परियोजना की सफलता के बारे में बताया जा रहा है। चांगथी परियोजना जो है वो प्रवासी श्रमिकों के लिए है। प्रवासी श्रमिक क्या है पहले उसको समझा जाए तो जो मजदूर हैं वो रोजगार के लिए जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, याद रखिएगा किसके लिए, रोजगार के लिए, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो उस अवस्थिति को आप कहते हैं प्रवासी मजदूर। इनके राज्य में इनको रोजगार नहीं मिला या इनको ऐसा लगता है कि किसी दूसरे राज्य में काम करने से हमें ज्यादा फायदा हो सकता है, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जब ये मजदूरी करने के लिए जाएंगे तो ऐसे मजदूरों को प्रवासी मजदूर कहते हैं। केरल में बड़ी संख्या में देखे गए तो केरल की सरकार ने चांगथी परियोजना शुरू कर दी। पहली बार ये परियोजना शुरू की गई थी 16 अगस्त 2017 को। कब शुरू की गई थी? 16 अगस्त 2017 को। और ये शुरू की गई थी पेरम्बुदूर जो जिला है कहाँ का, केरल में, वहां पर ये शुरू की गई थी और तब से ये लगातार चल रही और आज इसकी व्यापक सफलता देखने को मिली। केरल सरकार ने महसूस किया कि जो प्रवासी मजदूर केरल में आते हैं उन्हें वहां की संस्कृति के बारे में, वहां के जिलों के बारे में, वहां के राज्य के बारे में, वहां की भाषा के बारे में कुछ पता नहीं होता। ऐसे में उनसे एक प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। तो उन्हें केरल की संस्कृति, वहां के क्षेत्र की विशेषताओं को बताने के लिए वहां की सरकार ने निर्णय किया कि ऐसे प्रवासी मजदूरों को मलयालम और हिंदी भाषा में बोलना और लिखना सिखाया जाएगा ताकि वो यहाँ आकर यहाँ की व्यवस्था में घुल मिल सके, यहाँ की व्यवस्था को समझ सके। और जो उनके साथ एक प्रकार से सामाजिक दृष्टि से भेदभाव किया जाता है उस भेदभाव को वहां पर खत्म किया जा सके। तो कहीं ना कहीं समावेशी समाज की स्थापना के लिए वहां हो रहे प्रवासी भारतीयों से या प्रवासी मजदूरों से जो भेदभाव होता है उसके लिए, उसको खत्म करने के लिए ये चांगथी परियोजना केरल सरकार ने शुरू की थी 2017 में 16 अगस्त से। ठीक है, तो इसकी कहीं ना कहीं उपलब्धि अच्छी रही है जिसको लेकर अभी हम लोगों ने बात की है। ठीक, तो आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछेगा कि चांगथी परियोजना कौन से राज्य के द्वारा शुरू की गई, तो आप लोग बताएंगे चांगथी परियोजना केरल राज्य के द्वारा शुरू की गई। कब शुरू की गई थी? तो बोलेंगे 16 अगस्त 2017 को शुरू की गई। क्यों शुरू की गई थी? प्रवासी मजदूरों के कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि उत्थान के लिए, उनकी जानकारी के लिए, उनको व्यवस्थित करने के लिए शुरू की गई थी ताकि उनका एक समावेशी समाज में शामिल हो सके वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक है आपका प्रमुख तथ्य। इसमें हम लोग ऐसे चीजों को डिस्कशन करने वाले हैं जो एक एक लाइन में देखने हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से देहरादून 2 शहरों को जोड़ेगी। इसको मोदी जी हरी झंडी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारत की 18वीं वंदे भारत ट्रेन होगी जो उत्तराखंड में चलाई जा रही है और उत्तराखंड की ये पहली वंदे भारत ट्रेन होगी। अगर भारत की प्रथम वंदे भारत ट्रेन की बात करें, ये तो उत्तराखंड की पहली वंदे भारत है जो अभी शुरू कर रहे हैं मोदी जी, जो 18वीं है, देश की 18वीं है लेकिन उत्तराखंड की पहली है। लेकिन देश की पहली वंदे भारत ट्रेन जो थी वो दिल्ली से वाराणसी है और ये ट्रेन लगभग 15 फरवरी 2019 से चलाई गई थी, याद रखेंगे। क्लियर? तो ये भारत की पहली वंदे भारत थी और ये उत्तराखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन है। लेकिन उत्तराखंड की जो पहली वंदे भारत ट्रेन है वो देश की 18वीं वंदे भारत ट्रेन के तौर पर चलाई जा रही है। वंदे भारत ट्रेन का अगर डिजाइन की बात करें दोस्तों तो बहुत अट्रैक्टिव डिजाइन है। इसकी स्पीड के कारण कहीं ना कहीं चलने में आसानी, उस हिसाब से इसकी डिजाइन को बनाया गया है और इसके डिजाइन को आप एरोडायनेमिक
कहते हैं। तो एरोडायनेमिक डिजाइन है इसकी, और इस एरोडायनेमिक डिजाइन की वजह से ये बहुत एट्रैक्टिव, बहुत सुंदर भी लगती है देखने में। अगर स्पीड की बात करें तो लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये ट्रेन दौड़ती है, तो अच्छी हाई स्पीड वाली ट्रेन है, जिसके कारण आपका जो आवागमन का सफर जो था, जिसमें समय ज्यादा लगता था, वो अब कम समय में हो जाता है, ये याद रखिएगा। कवच तकनीकी का इसमें प्रयोग किया गया है। कवच तकनीकी का प्रयोग से यहां पर ये सेंस है दोस्तों कि मान लीजिए कि ट्रेन चल रही है, स्पीड में जा रही है, लोको पायलट किसी भी प्रकार का सिग्नल को देख पाने में वहां पर नहीं देख पाता है, तो ऐसे में इस तकनीक के माध्यम से एक अलर्ट हो जाएगा, जिससे लोको पायलट को पता चल जाएगा कि हाँ भाई सिग्नल में चूक हो गई, तो उसको पता चलेगा, तो वो कहीं ना कहीं ट्रेन को रोकने और इस प्रकार की व्यवस्थाओं पर ध्यान देगा। तो कहीं ना कहीं दो ट्रेनों के बीच में टक्कर होने से जो संभावना है उनको खत्म करने के लिए कवच तकनीकी को ट्रेन में अपनाया गया, याद रखिएगा। इसमें ड्राइवर कोच हैं। याद रखिएगा कि जैसे हम ट्रेन में सफर करते हैं तो एक स्टेशन के बाद हमको इंजन बदलना पड़ता है, इंजन बदलने के लिए ट्रेन को रोका जाता है, तो कहीं ना कहीं देरी भी होती है। वंदे भारत में क्या है, ड्राइवर कोच लगाया गया है ट्रेन के इधर भी और इधर भी। अब दो ड्राइवर कोच है, तो ऐसे में इंजन बदलने और उन सब समस्याओं से आप बच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं समय की बचत होती है। स्पेशल ट्रेन है, हाई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड ट्रेन है। यहां पर सीट अगर आप देखते हैं तो 180 डिग्री तक मुड़ जाने वाली सीट है, बहुत आपको लग्जरियस व्यवस्था देखने को मिलती है। कोच जो होते हैं वहां पर आपको 4 कैमरे देखने को मिलते हैं, ताकि आपके साथ कोई दुर्घटना, कोई हानि होने से भी बचे। तो आपको एक व्यवस्थित ट्रेन उपलब्ध करवाई जा रही है देश में। और कहीं ना कहीं याद रखिएगा कि भारत का जो रेल नेटवर्क है वो विश्व का चौथा बड़ा रेल नेटवर्क है, याद रखिएगा, जिसमें लगभग 1.25 लाख किलोमीटर लंबी रेल सिस्टम देखने को मिलता है। इसमें आप लोगों को याद रखना है कि लगभग 3 करोड़ लोग जो हैं वो रोजाना ट्रेन के माध्यम से अपना आवागमन करते हैं देश में, जो बहुत बड़ी बात है। इस पूरे रेल नेटवर्क की हम बात करें दोस्तों, तो सरकार के अनुसार 90% तक विद्युतीकरण कहने की बात की जा रही है, और उत्तराखंड में 100% विद्युतीकरण कर दिया गया है ट्रेन का, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर भारत की पहली रेल की बात करें तो 1853 में डलहौजी जब भारत का वायसराय था, तो डलहौजी के समय पर मुंबई और ठाणे लगभग 34 किलोमीटर के आसपास की ट्रेन भारत में चलाई गई थी, जो पहली ट्रेन थी भारत की। और आज देखिए हमने वंदे भारत तक का सफर करने में टाइम जरूर लगा, लेकिन एक अच्छी व्यवस्था देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये आपको ट्रेन में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम स्पीकर के तौर पर यूटी खादर को चुना गया है। तो एग्जाम में पूछेगा कि कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर किसको चुना गया है, तो यूटी खादर को चुना है। स्पीकर का मतलब होता है विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा की कार्यवाही को संविधान के हिसाब से, नियमों के हिसाब से संचालित करने के लिए जिम्मेदार होता है, ध्यान रखिएगा। स्पीकर भी एक विधायक ही होता है, जिसे सदन के सदस्य अपने बीच में से चुनते हैं, और इसके चुनाव का काम करवाता है प्रोटेम स्पीकर, जो कि सदन का वरिष्ठतम व्यक्ति होता है, ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए अब यहां पर अगर विधानसभा की बात करें दोस्तों, तो कर्नाटक की विधानसभा के हाल ही में चुनाव हुए, जिसके बाद सिद्धरमैया जी को यहाँ का सीएम बनाया गया, और थावरचंद्र गहलोत जी यहाँ के क्या है, राज्यपाल के तौर पर स्थापित है पहले से ही। यहाँ की विधानसभा में आपको 224 के आसपास सीटें मिलती हैं, और कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। विधानसभा जो कर्नाटक की है, यहाँ पर बहुत बड़े बहुमत से कांग्रेस ने इस बार सरकार बनाई है। कर्नाटक एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर विधानमंडल द्विसदनीय है, 75 सीटों के साथ यहाँ पर विधान परिषद भी देखने को मिलती है, याद रखिएगा, ठीक। अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास का निर्माण हो रहा है। गोवा जो है पर्यटन गोवा पर्यटन सहयोग को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रहा है। तो ये समझौता ज्ञापन उत्तराखंड और गोवा के बीच में हो रहा है, ताकि गोवा में पर्यटन सहयोग और मजबूत हो जाए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के इस लेक्चर में हमने इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन किया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आए होंगे और आपने नोट्स भी किए होंगे। क्लियर दोस्तों, तो मिलता हूं अगले लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।